आज का बिहार बिहान आपकी अपनी होस्ट निहारिका के साथ। निहारिका की वेस्ट वाली गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। कार्यक्रम में आगे बढ़ूंगी और आपकी मुलाकात करवाऊंगी अपने विशेष मेहमान से। मैंने जब शुरुआत की थी दर्शकों, तभी आपको बताया था कि जो आज हम बातचीत करने वाले हैं वो जो हमारे मेहमान हैं वो मधुबनी चित्रकला से संबंधित तो कुछ विशेष जानकारी भी आपको देना चाहूँगी आज के मेहमान के बारे में। सबसे बड़ी बात ये कि आपने मधुबनी चित्रकला के बारे में गंभीर अध्ययन किया है और लगातार इस कला के प्रचार प्रसार के लिए आप प्रयासरत हैं। आपने मधुबनी चित्रकला में काफ़ी विशेषता हासिल की है और इसके लिए बहुत सारे पुरस्कार भी आपको मिले हैं। पद्मश्री गंगा देवी कला गुरु सम्मान 2021, उसके साथ ही कला रत्न अवार्ड 2021, बिहार स्टेट अवार्ड 2015-16 और साथ ही आपको थर्ड इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन 2021 में सिल्वर अवार्ड जैसे बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आपने देश के अलावा विदेशों में भी बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं और साथ ही अपनी चित्र की प्रदर्शनियां लगाई हैं और लगातार मधुबनी चित्रकला को बढ़ाते चलते आ रहे हैं। बहुत ही प्रवीणता हासिल है जब आप इनके कार्यों को देखते हैं। जाहिर है आपकी उत्सुकता बढ़ रही होगी। तो चलिए मुलाकात करिए हमारे आज के मेहमान से और हमारे साथ स्वागत करिए श्री अवधेश लाल कर्ण जी का। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। बिहार बिहान देखने वाले समस्त दर्शक को मेरा सादर अभिनंदन। जब हम बातें करते हैं मधुबनी से जुड़ी हुई मधुबनी चित्रकला, इसकी खूबसूरती को हम सब निहारते हैं, देखते हैं। आपने देखा होगा मेरी साड़ी पर भी मधुबनी चित्रकला की खूबसूरती दिख रही है। पर जो अहम सवाल है वो इसके इतिहास से जुड़ी हुई है। कैसे शुरुआत हुई, कुछ ऐसी बातें जो शायद हम नहीं जानते हैं, मैं शुरुआत में ही आपसे जानना चाहूँगी। क्या है इतिहास इस अद्भुत कला का? ये चित्रकला रामायण काल से चली आ रही है। तुलसीकृत रामायण में भी इस कला के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो कला है इसमें राजा जनक के द्वारा जब सीता जी की शादी हुई थी तो पूरी उनका जो जनकपुर था, उनका जो जितना भी प्रजा के थे, शादी में पूरा सुंदरता इस कला के द्वारा दर्शाया गया था रामायण काल से ही। उसके बाद ये हमारी कला के साथ साथ परंपरा है ये। हमारे यहाँ जब भी शादियाँ होती हैं तो सिंदूर की जो पुड़िया बनता है उसके अंदर भी हम इसी कला को, जिसमें हम कोबर, दशावतार, कमलदा ये सब बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कला के साथ साथ हमारी परंपरा भी है। जब भूकंप आया था 1932 में तो उसकी नुकसान की जायजा लेने के लिए जेबी आर्चर ने जब पूरी डॉक्यूमेंट्री की थी। अच्छा। तो जो घर थे मिट्टी के थे, क्योंकि पहले मिट्टी के घर ज़्यादा हुआ करते थे। मिट्टी के टुकड़ों पे इस कला के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो दिख रहे थे। डॉक्यूमेंट्री हुई, उसी टाइम से इसको देखा गया कि ये चित्र किस तरीके से हमारे जीवन में खूबसूरती को लाता है। आज भी वो सारे चित्र ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित हैं। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज शासन में भी इस कला को बढ़ावा मिला। साथ ही आज़ादी के बाद भारत सरकार के तरफ से एक मुहिम चलाई गई जिसमें इस कला को पूरे विश्व तक पहुंचाया गया। सोना शॉप करके एक अभियान चला था जिसमें विदेशों में भी इस कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। और परंपरा था तो शुरुआत से ही लोग इसको करते आ रहे हैं, अलग अलग कलर्स यूज कर रहे हैं। अब ज़्यादातर चटकीले रंगों से सुंदरता दिखाने के लिए, बिल्कुल शादियों में, उपनयन में, मुंडन में। तो इसका इतिहास कहना, ये मेरे तरफ से तो ये कहना होगा और बाकी लोग भी इतिहासकार यही बोलते हैं कि इसका जो शुरुआत है रामायण काल से ही। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत प्राचीन समय से ही इसकी शुरुआत हुई थी और जो घर के शुभ आयोजन होते हैं उसमें इसका प्रयोग करने की शुरुआत हुई थी। घर के आंगन में जैसे कोहबर बनाना हुआ या जो विभिन्न रीति रिवाज हैं उसमें उसको सुंदरता देने के लिए इसकी जो पारंपरिक तरीके से शुरुआत की गई थी और इसकी इतनी सुंदरता है, इतनी खूबसूरती है कि आज ये देश विदेश में इसने काफ़ी शोहरत भी बटोरी है। थोड़ी जानकारी आपके बारे में भी देना चाहूँगी क्योंकि बहुत लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं मधुबनी चित्रकला में। क्या उम्र रही होगी आपकी जब शुरुआत की थी? ये कला मेरे घर में मेरी दादी और मेरी माँ भी बनाती थी। कहते हैं कि हमारी पहली गुरु
माँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी चीज़ों के साथ साथ इस कला के भी गुरु पहली माँ ही होती है। तो मेरी उम्र 8 साल की थी जब से मैंने इसकी शुरुआत की थी। मैं अक्सर देखा करता था, हमारे यहाँ हर महीने कुछ न कुछ उत्सव होता है। तो इस कला को एक भू चित्र के रूप में जमीन में, जिसको हम लोग अरिपन बोलते हैं, उसमें माँ को, दादी को, घर के सारे मेंबर्स को उसको बनाते हुए देखता था। तो मुझे ये चीज़ लगता था कि आखिर इसके पीछे लाइंस देना या इसके अंदर सिंदूर लगाना भू चित्र में, कुछ ना कुछ तो इसका रीजन होगा। तो उत्सुकता बस मैं अपनी माँ से भी पूछता था कि माँ इसको क्यों बनाते, इसके पीछे का रीजन क्या। तो वो मुझे कहानियाँ सुनाती थी कि ये है, ये सूर्य हैं, ये चंद्रमा है, ये नवग्रह हैं, यहाँ बैल बनाया, देवउठान एकादशी है, सत्यनारायण भगवान पूजा का अष्टदल है। तो कहते हैं कि मन में वो कहानियाँ सुनना और कहानियाँ को उकेरना जमीन के ऊपर एक अलग सा सुखद अनुभव, कौतूहल कहते हैं मन में, कि मुझे और कुछ करना चाहिए, मुझे और कुछ करना। तो मैं हमेशा माँ के साथ साथ उनकी मदद क्या करता था। 8 साल में का था मैं जब पहली बार मैंने सिंदूरदान जो होता है हम लोगों में, उसका मैंने चित्र किया था। मुझे पता नहीं कि उसके पीछे मेरे मन में क्या असर होगी। और उस टाइम पे न्यूज़पेपर में आया था, बच्चा था, मुझे तो उतना पता भी नहीं था कि कितनी आज खुशी होती है कि उस टाइम पे पेपर में आया था। तो माँ ने फिर मुझे बताया कि मैंने इस तरीके से लोग तुम्हारे कला को वो कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के बहुत अच्छा करें, बहुत आगे जाएं। तो उन लोगों कहीं ना कहीं मन में डर भी था इस चीज़ कि कहीं ये भी चित्रकार न बन जाए। लेकिन कहते हैं ना कि मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, इस कला को भी जारी रखा और करता चला गया। बिल्कुल। तो इस तरीके से ना सिर्फ आपने इस कला को सहेजा है, इसके विभिन्न आयामों को भी आपने जानने की कोशिश की है। और जैसा कि आपने बताया कि छोटी सी उम्र थी आपकी, आप 8 वर्ष की आयु में आपने इसकी शुरुआत कर ली, कौतूहल मन में था कैसे बनती है ये कला, और फिर धीरे धीरे आपने इसे अपने जीवन में समाहित कर लिया है। जब हम मधुबनी चित्रकला को देखते हैं तो बहुत सारे रंगों का भी इसमें प्रयोग होता है और साथ ही इसकी विभिन्न शैलियाँ भी हैं। अवधेश जी, आपने बहुत विस्तार से पहले तो हमें बताया इस कला के इतिहास से जुड़ी हुई बातें, और फिर किस तरीके से आप स्वयं जुड़े मधुबनी चित्रकला से। कुछ जानकारी आपसे ये लेना चाहूँगी कि जब भी हम मधुबनी चित्रकला की बातें करते हैं ना, तो बहुत सारी इसकी शैलियाँ हैं अलग अलग, तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, कौन कौन सी शैलियाँ हैं और क्या विभिन्न अंदाज हैं मधुबनी चित्रकला के। जो मिथिला चित्रकला है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब 4 अलग अलग, और सीधा 5 शैली कह सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है भरनी स्टाइल। भरनी स्टाइल में हम इस तरीके से अलग अलग ब्लैक कलर से आउटलाइन लेते हुए इसके अंदर हम कलर फील करते हैं। ये कलर जो है इसमें हम चटकीले रंगों का इस्तेमाल करते हैं। जी। और इसमें हम कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि रामायण से जुड़ी या महाभारत की कृष्ण लीलाओं से जुड़ी हुई, और ट्री ऑफ लाइफ, अलग अलग तरीके के बर्ड्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ों को इसके ऊपर कलर चटकीले रंगों का इसमें ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जिसको शैली होती है उसको बोलते हैं हम कचनी स्टाइल। कचनी स्टाइल में हमें क्या करना होता है कि हम अलग अलग तरीके के लाइंस को यूज़ करते हैं। पारंपरिक तौर पे इसमें हम लोग ज़्यादातर ब्लैक और माने रेड, काला और लाल रंग का इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें लाइंस ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके अंदर हम। ये कचनी शैली हो गई। जी। इसमें मैं अभी एक सीता जी बनाया हूँ एक मैगजीन के कवर के लिए, वो मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें मैंने सीता जी को धनुष हाथ में लिए हुए दिखाया है। क्या बात है। इसके अंदर कि सीता जी कितनी ज़्यादा मैंने स्वयं के ऊपर उनकी कितना भरोसा था और कितनी शक्तिशाली थी वो। और कहीं ना कहीं ये स्त्री सशक्तिकरण को भी दिखाती है आपकी ये जो चित्रकला है, और जो आपने बनाया है सीता माता को हाथ में धनुष दे करके, स्त्री किस तरीके से हर भूमिका में अपने आप को समाहित कर लेती है और निरंतर आगे बढ़ रही है, वो कहती है आपकी ये चित्रकला। अगली शैली भी आप दिखाना चाहेंगे। तीसरा जो है वो होता है गोदना। गोदना जिसको आप टैटू कहते हैं, बॉडी के ऊपर बनने वाली कला होती है ये। और इस कला में हम लोग ज़्यादातर कलर्स और ब्लैक एंड वाइट भी यूज़ करते हैं इसके अंदर। ये बॉडी के ऊपर बनने वाली कला, और ये पूरी तरीके से फिक्स होता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। जैसे आज के टैटू के बारे में लोग बोलते हैं ना कि रिमूव हो सकता है, ये रिमूव नहीं हो सकता, ये हमारे साथ ही आया है और हमारे साथ ही जाएगा। और स्त्री सशक्तिकरण के लिए आपने बोला, उसके ऊपर भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। पहले मैं अपनी पेंटिंग्स दिखा दूँ। ये कलरफुल गोदना है। अच्छा, ये भी गोदना ही है, पर रंग जो है वो काफी चटकीले दिख रहे हैं इसमें, है ना। जी। इसके बाद होता है तांत्रिक। तांत्रिक में हम छिन्नमस्तिका, भद्रकाली,
इन सब चीज़ों को बनाते हैं। दशावतार मैं यंत्र दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। मैंने एक ये लक्ष्मी यंत्र बनाया हुआ है, इस तरीके से इसमें बनाते हैं। बहुत सारे इसमें मॉडिफाई हैं, जैसे कि काली के अलग अलग रूप, दुर्गा जी के अलग अलग रूप, दशावतार, इन सब चीज़ों को इसमें ज़्यादातर समाहित किया जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और पांचवा भूचित्र, जिसको हम अरिपन बोलते हैं, हम अरिपन के ऊपर काम करते हैं। उसमें जितने भी हमारे अनुष्ठान पूजा होता है, उसमें हम भूचित्र के ऊपर चावल को पीस के काम करते हैं। आपने स्त्री सशक्तिकरण के लिए बोला, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये कला जो है, ये स्त्री जो महिला सशक्तिकरण है, उसी का एक मिसाल है। भारत की पहली कला है जो महिलाओं के द्वारा घर के आंगन से विश्व लेवल तक पहुंचाया गया है। बहुत बड़ी बात बताई आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की पहली कला है जिसमें 7 पद्मश्री और 7 महिला। बहुत बहुत अच्छी बात मैं कहूँगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब हम इन कलाओं को देखते हैं, जितनी खूबसूरती से इसे बनाया जाता है, और कई बातें और कई सारे संदेश भी ये कलाएं हमें दे जाती हैं। आपने जब हमसे बातचीत की शुरुआत की, बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी शैलियों के बारे में आपने बताया भी और आपने दिखाया भी। कुछ मन में जो सवाल आते हैं अमूमन जब हम मधुबनी चित्रकला को देखते हैं अवधेश जी, तो बहुत सारे मोटिव्स यूज होते हैं उसमें। बहुत सारी जो चित्र हैं उसमें कभी मछली के चित्र बने होते हैं, शंख होता है, कमल के पुष्प होते हैं, विभिन्न तरह के पशु पक्षी होते हैं। क्या कोई विशेष प्रयोजन होता है, कोई ख़ास अर्थ होता है इन सारे चित्रों का? सबका कुछ न कुछ मीनिंग है। जैसे कि हम लोग मछली बनाते हैं, मछली शुभ मानते हैं। कहते हैं कि हम विष्णु जो हमारा दशावतार है, पहला अवतार भी मत्स्य अवतार ही था। मछली को शुभ मानते हैं। जो हम लोग मोर बनाते हैं, मोर कहते हैं कि एक प्यार का प्रतीक है, तो हम लोग जिससे भी हमें ज़्यादा लगाव है प्यार, हम उसको देते हैं। शंख है, कमल फूल है, ये सब शुभ माना जाता है, जिसको कि हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग जितनी भी चीज़ें, सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है बनाने के पीछे, और उसको फिर हम चित्रित करते हैं। जी जी, आप आज हमारे साथ हैं अवधेश जी, तो मैं चाहूँगी कि कुछ ना कुछ बनाकर हमारे दर्शकों को दिखाएं। मैं देख रही हूँ कलम भी आपके सामने रखी हुई है, तो कोई एक छोटा सा मोटिव हमारे दर्शकों के लिए इस विशेष शैली में ज़रूर बनाएं। हम लोग शुभ मानते हैं मछली को, तो मैं आप लोगों को मछली ही बना के दिखाता हूँ। बनाया। हम लोग पारंपरिक तौर पे इस निब का इस्तेमाल करते हैं, और ये मैंने कलर लिया है, और ये हमारा हैंडमेड पेपर है। मैं इसके ऊपर आपको एक मछली बना के दिखाता हूँ। और ये फ्री हैंड ड्राइंग होती है ना, कि किसी भी चित्र को आपने पहले से नहीं उकेर रखा है? नहीं, पहले से कुछ नहीं उकेरते हैं इसमें हम लोग। बस सीधा रंग लिया, और जो भी बनाना चाह रहे हैं वो इसमें उसकी लाइंस आप ड्रॉ करते जाते हैं। और यही अलग खूबसूरती है इस चित्रकला की, क्योंकि हम जब बार बार इसे बनाते हैं और मोटिव बना हुआ नहीं होता है, उतारते नहीं हैं, खुद अपने हाथों से बनाते हैं, तो हर बार मुझे लगता है कि एक नई चित्रकला बनकर निकलती है, एक नया चित्र बनकर आ जाता है। एकदम सही कहा आपने। इसमें जब भी कोई हम लोगों से ग्राहक ये पूछता है कि हमें सेम पेंटिंग चाहिए, तो हम उनको यही कहते हैं कि इस कला में आपको दूसरी पेंटिंग सेम नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कला में प्रवीणता आपकी दिख रही है मुझे। इसमें हम लोग सिंगल लाइन कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा। हमेशा इसमें डबल लाइन कहते हैं कि शिव और शक्ति है ये। अच्छा। और ये दोनों मिलके इस पूरे जीवन को चला रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें वो नहीं करते, सिंगल लाइन इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा इसमें हमें डबल लाइन ही इस्तेमाल करना होता है। यानी डबल लाइन भी करते हैं तो उसमें भी एक खास अर्थ छिपा हुआ है। शिव और शक्ति का जो मिलन है और सृष्टि में जो उनकी भूमिका है, उसे आप दिखाते हैं। और ये आउटलाइन आपने बना लिया बिल्कुल। जब नए सीखने वाले शुरुआत करते हैं तो इतनी प्रवीणता तो नहीं आ पाती होगी। ये अभ्यास का है। कहते हैं कि कला को कभी भी अनुभव करने की चीज़ है। आप अगर इसको अनुभव करते हैं तो तभी आपका ये कला धीरे धीरे और अभ्यास के द्वारा आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं।
और ये जो फिलहाल आप बना रहे हैं जिस शैली में, वो कचनी हुई है ना? ये अभी तो मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, अच्छा। आउटलाइन। फिर आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, कि निर्णय आपको ले क्या सकते हैं कि करना हाँ, है, किस कचनी से शैली में। भरना है या हाँ भरनी से जी करना जी है ना? जी बिल्कुल। तो सबसे जो पहला कार्य होता है वो आउटलाइन बना लेना। जी जिस भी मोटिव को आप बनाना चाहते हैं उसका आउटलाइन कर लेना है। तत्पश्चात आपको ये निश्चय करना है कि आपको किस शैली में उसे आकार देना है, उसे रूप रंग देना है। जी जी चटकदार रंगों से भरनी करनी है या फिर बारीक जो लाइंस हैं उनसे कचनी करनी है। और आप किसी भी कला को, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप किसी भी कला को मेडिटेशन के तौर पे, या फिर अच्छा। आप अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के तौर पे, जी। या फिर कहते हैं ना कि जीवन में अपने लिए भी जीना सीखिए, उसके तौर पे आप इसको अपना सकते हैं। और मेडिटेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इसको मेडिटेशन के तौर पे कभी बना के देखिए। जीवन के उतार चढ़ाव में जब भी आप किसी परेशानी से घिरे हों, तो आपको ऐसा लगेगा जी। कि आप इसको बना के बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सुकून महसूस कर रहे हैं। तो इस चित्र को बनाते बनाते आपने बहुत बड़ी बात भी कह डाली कि मेडिटेशन के तौर पर भी हम चित्रकला को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप इस तरह की किसी कला में लीन होते हैं तो फिर आपका जो फोकस होता है वो वहाँ होता है। और जो जीवन की समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे मन को व्यथित करती हैं, उनसे हम थोड़ी दूर के लिए ही सही दूर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों ज़रूर। को जो मैंने बनाया। ये मछली का शुभ चित्र आपने बनाया है बहुत थोड़े समय में, और बिल्कुल ही फ्री हैंड ड्राइंग से आपने इस मछली को बना करके हमारे दर्शकों के सामने रख दिया। और फिर आप रंगों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं, है ना? जी। बहुत सुंदर। चलिए, ये बहुत अच्छा सा चित्र हमारे दर्शकों के लिए मधुबनी चित्रकला में आपने, और सबसे बड़ी बात कि आज कार्यक्रम के दौरान आपने उसे बनाया है और हमारे कार्यक्रम को भी एक शुभता आपने प्रदान कर दी है। इसी से जुड़ी हुई कुछ और बातें आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी। रंग जो हम प्रयोग करते हैं, जब इस कला की शुरुआत हुई थी तब कहते हैं कि प्राकृतिक रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। जैसे चावल है, फिर गोबर से जो कलर निकालना हुआ, फूलों से कलर निकाल करके जो गांव की स्त्रियां थी, गांव के लोग थे, वो इस कला को बनाते थे। धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन भी आया है और विभिन्न तरह के नए कलर, कृत्रिम रंग भी इसमें प्रयोग किए जाने लगे हैं। इन दोनों में जो भेद है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पारंपरिक तौर पे इस कला में आज भी जो हमारे प्राकृतिक रंग हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं, उसी से हम अपने चित्रों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आज के जो न्यू जनरेशन के हमारे बच्चे हैं, उन लोगों को इतना उसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है नेचुरल कलर बनाने में, प्राकृतिक रंग जो भी बनाते हैं। थोड़ी सी जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं उनमें जो पेशेंस की कमी आ रही है, सभ्यता की। तो मार्केट के जो केमिकल्स के कलर हैं, नए जनरेशन के बच्चों के द्वारा उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि नेचुरल कलर को हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। ये भी एक हमारे लिए समस्या है, जिस वजह से बाजार के जो रासायनिक कलर्स हैं वो इस कला में धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। मैं इससे ये नहीं कहना चाहूँगा कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः हम अभी भी आज उसी प्राकृतिक रंगों पे इसके ऊपर डिपेंड है और बहुत आसानी से हम बना भी सकते हैं। जी जी। हमारे घर की जो किचन की चीज़ें हैं, जैसे हल्दी से आप येलो कलर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीपल की सूखी छाल से आप रेड और ब्राउन कलर निकाल सकते हैं। जो अपराजिता का फूल है उससे आप कलर निकाल सकते हैं। हर श्रृंगार का फूल है, उससे आप कलर निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास है जिससे आप प्राकृतिक रंगों को इस्तेमाल करके इसे यूज़ कर सकते हैं। जी जी। आपने कहा कि जो प्राकृतिक रंग है आज भी अगर हम उनका प्रयोग करते हैं तो एक जो मौलिकता है इस चित्रकला की वो दिखती है। समय में बदलाव आया है, ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम इन्हें रखना चाहते हैं तो जो कृत्रिम रंग हैं उनका भी प्रयोग किया जा रहा है इस कला में। इसके साथ ही इसकी बारीकियों से जुड़ी हुई बातें कुछ हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं, क्योंकि जब भी हम इस चित्रकला को बनाते हैं ना तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये हमारी परंपरा से जुड़ी हुई कला है। कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम
कभी भी किसी भी माध्यम में और किसी भी सतह पर मधुबनी चित्रकला को बना रहे हैं, एक कलाकार के तौर पर क्या कहेंगे? देखिए, लोक कला कहीं न कहीं हमारे समाज को जो है ना, समाज की दूरियों को दिखाता है, समाज के जो हमारे जीवन में जुड़ी घटनाओं को दिखाता है, जी, जी। या फिर हमारे जो त्योहार हैं, परंपरा, उनको दिखाता है। आप जब भी किसी भी चित्र को बनाते हैं, आप जी। ध्यान रखें कि आप बना क्या रहे हैं। अच्छा। और उसमें आप उस चीज़ को पढ़िए या फिर जो आपके जानकार हैं उनसे जानकारी हासिल कीजिए। जैसे कि कोबर है, कोबर को हमेशा लाल कलर से बनाया जाता है, अच्छा। क्योंकि वो शादी में इस्तेमाल होता है। हम दशावतार बनाते हैं, दशावतार में हमें हर अवतार को, जैसे पहला कौन सा अवतार था, दूसरा कौन सा अवतार था, हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जानकारी हासिल करें, बहुत फिर सही। बनाएं, क्योंकि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपकी वो पेंटिंग कहीं ना कहीं समाज को गलत संदेश देती है, तो जी, लोगों जी। को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तो हाँ, हाँ। आप जो भी बनाएं समझ के बनाएं और अच्छे से बनाएं। और मुझे लगता है जो बात आपने ये बात कही वो बहुत मायने भी रखती है, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जो इसके पीछे की कहानी है, जो ख़ास रंग हैं, उनका ही प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत अहम है जान। अवधेश जी, आपने बना करके भी हमें दिखाया कि किस तरीके से जो कला है वो जब पेपर पर उतरती है और एक पेन के माध्यम से, नीब के माध्यम से किस तरीके से फ्री हैंड आप जो चित्रों को बनाते हैं इस कला में। अगर मैं बात करूं आपके प्रशिक्षण के बारे में, तो ना सिर्फ आप देश में सिखाते हैं बल्कि विदेशी छात्रों को भी आपने मधुबनी चित्रकला की बारीकियों को सिखाया है। मैं जानना चाहूँगी कि उनका रुझान कैसा दिखता है इसके प्रति, और साथ ही चूँकि वो हमारी कथाओं से बहुत परिचित नहीं हैं, तो कैसे आप उन्हें सिखाते भी हैं? मेरा मानना है कि जी। कला की कोई भाषा नहीं है, और आप जो कला है उसकी चीज़ों को लेके लोगों तक खुद एक प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकते हैं। अच्छा। विदेशी कलाकारों को जो मैंने देखा, जो इसके उत्सुक हैं सीखने के लिए, जी, जी। उनके अंदर बहुत अच्छा रुझान है। कभी कभी तो वो ऐसे सवाल हमसे पूछते हैं जी। कि वो चीज़ को मैंने लगता कभी कभी कि मैंने हमारे अंदर है और हम उसको भूल चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको डबल लाइन के बारे में बताया। हाँ। कहते हैं कि जब इनकी पहली जो पद्मश्री थी, जगदम्बा देवी जी, उनसे जब पूछा गया कि हम डबल लाइन में कचनी क्यों करते हैं, अच्छा। डबल लाइन में उनका कचनी था को मेडिटेशन के तौर पे ले रही थी कि जब भी वो डबल लाइन करती थी तो हर लाइन के साथ वो भगवान का नाम ले, जैसे राम। अच्छा। राम इस तरीके से हाँ, करती हाँ। थी। ये चीज़ विदेशी लोगों को भी पता है। अच्छा। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको डबल लाइन में कच नहीं करना है, तो मेरे से पूछते कि उसको मेडिटेशन के तौर पे हम ले सकते बहुत हैं, बढ़िया। क्या हम अपने भगवान का साथ में नाम ले सकते हैं। तो उनकी उत्सुकता देखिए, ऐसा अच्छा लगता है ना कि लगता है कि हाँ, हमारी जो कला है, हमारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं, बिल्कुल। उनके जीवन में समाहित हो चुकी है। वो बहुत उत्सुक होते हैं कि हमें मछली के अलग अलग रूप को बनाना है, हमें शंख बनाना है, शंख और कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कभी कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन कहते हैं ना कि वो लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई बाधा नहीं है। वो देख के इतने अच्छे से सीखते हैं और फिर उसके बाद हमें संदेश हिंदी में लिख के भेजते हैं। गूगल ट्रांसलेट करते हैं, क्या अच्छा। करते हैं पता नहीं। हाँ। तो एक बहुत बढ़िया। अंदर से ऐसा फील होता है ना कि हमें अपनी विरासत को हर देश में पहुंचानी चाहिए, उनको बतानी चाहिए। वैसे भी हमारा भारत देश अलग अलग अपनी कला विरासत के लिए ही जाना जाता है। बिल्कुल सही। आपने कहा कि जो हमारी कला है, जो हमारी विरासत है, उसे हम देश विदेश तक पहुंचाएं, ये कहीं ना कहीं कलाकार की जिम्मेदारी भी बनती है। जी। आपने कभी सोचा अवधेश जी कि जो जानकारी आपके पास है, जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में बहुत गंभीरता से आपने अध्ययन भी किया है और बहुत कुछ ऐसा जानते हैं जिसे आम लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत भी है। कभी कलमबद्ध करने की सोची है, कभी लिखने की सोची है? देखिए, कहते हैं ना कि कला को पूरी जीवन तक सीखने की चीज़ है। जिस तरह पानी की धारा चलती है ना, उस तरह कला चलती है। अगर जैसे पानी रुका तो उस चीज़ का एंड होता है। नदी एकदम प्रवाह की तरह चलती है, कला भी प्रवाह की तरह ही चल रहा है। मेरे दिमाग में है, आप लोगों का सहयोग मिलेगा। अभी से मैंने कलमबद्ध करना शुरू किया, बहुत अच्छा। सारी चीज़ें लिख के भी रखी है। थोड़ा सा समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ और जानकारियाँ एकत्रित कर रहा हूँ, ताकि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं इस जनरेशन के, उन तक इस कला से जुड़ी वो हर चीज़ पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा जो सो उनको नहीं पता है। क्योंकि इसमें जितनी भी डॉक्यूमेंट्री हुई है, सारा विदेशी लोगों के द्वारा हुआ, वो ज़्यादातर इंग्लिश में है।
और कहते हैं कि ये लोक कला है, और हमारी लोक कला की भाषा या तो हमारी मातृभाषा होती है या तो हिंदी होती है। तो मैं इसको हिंदी में या फिर मैथिली में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये जन जन तक पहुँचे और लोगों को लाभ मिले। जी, बड़ी बात आपने कही और इसकी ज़रूरत भी है, मैं समझती हूँ। अगर हम किसी भी कलाकार के दिल से पूछें तो उसके मन में ये बात ज़रूर आती है कि जो मैं जानता हूँ वो हमारी आने वाली पीढ़ी तक ज़रूर पहुँचे। कलाकार की ओर से एक सवाल ज़रूर आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी सरकार इस कला को विस्तार देने के लिए बहुत कार्य भी कर रही है और जो कलाकार हैं उन्हें भी सहायता पहुँचा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की अपेक्षा रखते हैं ताकि ये कला बुलंदियाँ छुए? सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल हो रही है। आपको जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। सरकार की तरफ से 6 महीने का प्रशिक्षण चल रहा जी है। बिल्कुल। पटना में ही उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र है, उसमें आप निःशुल्क 6 महीने का इसका कोर्स कर सकते हैं। आपको रहने के लिए छात्रावास की सुविधा दी गई है, सारी सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा गांव के क्षेत्रों में भी सरकार के द्वारा इसके ऊपर बहुत सारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है। सरकार के द्वारा आपके बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उसके भी सेल होने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। हर कलाकार का एक चिंता होता है कि हम अपने बनी हुई पेंटिंग्स को बाजार तक कैसे पहुंचाएं। सरकार उसमें आपकी मदद कर रही है। बस ज़रूरत आप कलाकारों को है कि अपनी कला में निखार लाइए, क्योंकि एक कलाकार का जो पेंटिंग है वही मार्केट में बोलता है। आप तो वहाँ पर होते नहीं हैं, तो अपनी कला में वो दम दिखाइए, ऐसी खूबसूरती लाइए कि हर कोई खरीदे। सरकार हमेशा आपके साथ है और आपकी मदद करती है। बिल्कुल, आपने जानकारी भी दे दी मेरे इस सवाल के जवाब के साथ। अभी वर्तमान समय में जब मैं मार्केट देखती हूँ ना, तो जो मधुबनी चित्रकला है उसको विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया गया है। आप पटना शहर में भी जाते हैं तो पटना शहर को भी हमने मधुबनी चित्रकला के माध्यम से सजाया है। न सिर्फ कैनवस पर, कागज़ पर, बल्कि वस्त्रों पर, बहुत सारे अन्य सामानों पर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में भी कुछ बताएं आप। देखिए, ये कला आज घर सज्जा के साथ साथ बाहरी जो शहर की दीवारें हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक कहते हैं अनुरोध करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी इन दीवारों पर कोई भी जो पारंपरिक कला की हुई है, आपका भी फर्ज बनता है उसको सहेज के रखिए। बहुत जगह हम उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये सोचिए कि वो नुकसान हमारी कला को हो रहा है। ये कला आज इंटीरियर डिजाइनिंग में भी है, बहुत सारे फैशन डिजाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि हाई फैशन में ये नहीं है। विल्स फैशन वीक 2012 के लिए एक डिज़ाइनर थी पायल जैन जी, उनके साथ मैंने इस पेंटिंग का प्रयोग किया है, इसकी कला को दिखाया है और लोगों को बहुत पसंद आया है। तो आज ये घर की दीवार से, घर के आंगन से निकल के विश्व के हर जगह तक पहुंचा है। हर वो प्रोडक्ट है जो गृह सज्जा से है, कैनवास है, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं, पिलर्स हैं, हर जगह ये इस्तेमाल किया जा रहा है। जी जी, जैसे कि आपने बताया कि विभिन्न जगहों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। आपने फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में कहा और लोग बड़े शौक़ से, बड़े चाव से इस तरह के वस्त्रों का प्रयोग भी कर रहे हैं। और ये जो मधुबनी चित्रकला है, इसकी सुंदरता हर जगह से हर माध्यम पे दिख भी रही है। आपने लगातार प्रयास किया है अवधेश जी और इस कला को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया भी है। आप लगातार प्रयासरत भी हैं। कुछ भविष्य की योजनाएं हैं मन में, क्या कुछ और करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये कला जो है आप लोगों के मन में इस तरीके से आए कि आप जब भी किसी को कोई उपहार दें, जन्मदिन पे, शादी में, अपनी कलाकृति को ही उपहार में दें। अपनी कलाकृति को बढ़ावा करने में, उसको विरासत को आगे बढ़ाने में हम सबकी जिम्मेदारी है। हम कुछ न कुछ सबको उपहार देते हैं, क्यों ना हम लोक कलाओं को ही उपहार में दें, ताकि उस लोक कला को भी आगे बढ़ाने का आपको एक मौका मिले और कलाकार भी अपने तरफ से इसमें सपोर्ट करें आपको। और कहीं न कहीं कलाकार की जब कलाकृति बिकती है तो आप उसको एक सशक्त बनाते हैं आर्थिक रूप से। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि इस कला के ऊपर जो हमारी विरासत है, हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, अपनी लोक कलाओं को भी उनको बताएं। भारत में बहुत सारी लोक कलाएं, बच्चों को सिखाएं, बताएं कि हमारी ये लोक कला है,
ताकि उनको हमारी विरासत के बारे में पता चले। बहुत सही कहा आपने अवधेश जी, और आपकी इन अच्छी बातों के साथ और सबसे बड़ी बात आपने कही कि जो अपनी बनाई हुई कलाकृति है उसे आप उपहार में दें। इतनी सुंदर बात के साथ आपको धन्यवाद देना चाहूँगी वक्त निकालने के लिए और आज बिहार बिहान में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बिहान की पूरी टीम्स को दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की अपने विशेष मेहमान श्री अवधेश कुमार कर्ण जी से। आपको मिथिला चित्रकला के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया। जब हम अपनी भावनाओं को, कहानियों को चित्रों के माध्यम से उकेरते हैं तो बहुत सुंदर चित्र का निर्माण होता है। पर जब आपकी बातें हम तक पहुंचती हैं तो हमारे इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर स्वरूप मिलता है। और इसीलिए आपसे कहना चाहूँगी कि जो आप देखना चाहते हैं, जो आपके मन में बातें हैं, जो स्वरूप आप देखना चाहते हैं, वो ज़रूर हमें लिख भेजें। हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com।